हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका कैरियर प्लानिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम करेंगे रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए हमारी प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए मैराथन नंबर 2, जिसके अंदर हम 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये आपके कौन कौन से पेपर के लिए यूजफुल रहेगा? पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। अगर तीनों लेवल में से कहीं पर भी आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी आती है तो उन सभी के लिए ये आपकी क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। तो हम आज की क्लास में कितने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे? हम करेंगे 60 क्वेश्चंस को डिस्कस, जिसके अंदर हमारे 15 क्वेश्चंस रहेंगे। वो रहेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। और 15 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, किसके रहेंगे? ये अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग हमारा टॉपिक रहेगा। ये अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। और 10 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, ये रहेंगे हमारे क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। और हमारे 10 क्वेश्चंस रहेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। और लास्ट हमारे 10 क्वेश्चंस रहेंगे पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के। ठीक है, तो देखिए 15 क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके अंदर हमारे 15 क्वेश्चंस रहेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स के, और 15 क्वेश्चन हमारे रहेंगे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग के, और हमारे 10 क्वेश्चंस रहेंगे क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और 10 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के, और 10 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल हमारे 60 क्वेश्चंस, जो कि हमारे पीवाईक्यू हैं टीचिंग एग्जाम्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन होता है हमारा, ग्रोथ इज डिफाइंड एज। ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन है हमारा। वृद्धि की परिभाषा दी जाती है, ग्रोथ को डिफाइन करना है कि ग्रोथ क्या होती है। जब हमारे शरीर की रचना या फिर आकार बढ़ना शुरू होता है ना, तो उसे वृद्धि कहते हैं, यानी कि ग्रोथ कहते हैं। जब हमारा शरीर की संरचना या फिर आकार या शेप बढ़ती है तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। जैसे हमारा भार लगा लो, वेट, हाइट, हाथ पैर बढ़ने शुरू होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि दिखती है, बाह्य होता है। और वृद्धि जो है कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। हाथ पैर एक टाइम के बाद तो रुकेंगे ना, ये तो नहीं है कि पूरी लाइफ तक वो बढ़ते रहेंगे। तो क्या होती है? ये मैचुरेशन के बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। और जो वृद्धि है वो हमारे सीक्वेंस में नहीं चलती, सीक्वेंस में नहीं चलती। जैसे कि कभी हमारी लंबाई बढ़ेगी तो कभी हमारा भार बढ़ेगा। तो वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट भी कर सकते हैं, मेजरमेंट भी कर सकते हैं वृद्धि का। कि जैसे हमारा वेट कितना है, 50 किलो है, किसी का 60 किलो है, किसी की हाइट है, हाइट कितनी है, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट या 6 इंच। ठीक है, तो हम भार को और जो उसकी लंबाई है उसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो और ग्रोथ क्या होती है हमारी? क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटेटिव, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो चेंज हो जाए। तो क्वालिटेटिव तो वैसे भी नहीं होता।
जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा होता है क्वालिटेटिव, और जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्या होती है, हमारी क्वांटिटेटिव, जो कि बताया था हमने। तो क्या आएगा इसका आंसर, इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी, जो कि चेंज ना हो। इरिवर्सिबल का मतलब है जो कि परिवर्तनीय न हो, अपरिवर्तनीय होता है। तो ये भी परिवर्तन नहीं, क्वांटिटेटिव तो ठीक है लेकिन ये यहाँ पे परिवर्तन आ गया, तो इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो गया। और इरिवर्सिबल यानी कि क्वांटिटिव, क्वालिटेटिव तो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है हमारा, डेवलपमेंट। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आगे हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सॉरी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगी। तो बताएं किसको प्रभावित करेगी। ओनली एनवायरनमेंट का संबंध तो होम एनवायरनमेंट से हो गया। इमोशंस जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सभी के इमोशंस चेंज होते हैं, कि जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसके इमोशंस हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। ये ओनली एनवायरनमेंट की बात करता है, और ये इमोशंस भी एनवायरनमेंट के, और होम एनवायरनमेंट ये भी एनवायरनमेंट के। इसके अंदर हेरिडिटी इंक्लूड नहीं है, दोनों इंक्लूड की बात की है कि दोनों प्रभावित करेंगे। सोशल बिहेवियर ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कि हम समाज के अंदर व्यवहार करेंगे, कि समाज में कोई कैसा है उसके साथ हम देखेंगे कैसा व्यवहार करना है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को कौन प्रभावित करता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और कैसे प्रभावित करेंगे, एक बार आप ये भी देख लो कि जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको हेरिडिटी कैसे प्रभावित करेगी। जैसे कि हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम भी शरीर के विकास को प्रभावित करता है। अगर माता पिता का जो शारीरिक विकास है वो अच्छा होगा तो बच्चे का भी शारीरिक विकास क्या होगा, अच्छा होगा। शारीरिक विकास लगा लो, मानसिक विकास लगा लो, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हेरिडिटी ने ऐसे प्रभावित किया कि अगर उनके पेरेंट्स का अच्छा स्वास्थ्य है तो बच्चे का भी अच्छा स्वास्थ्य होगा। और एनवायरनमेंट कैसे, अगर बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, जिस एनवायरनमेंट में रहेगा वैसे ही उसका विकास होगा, ठीक है। कि जैसे जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन वाला एरिया है तो वहाँ पर रहेगा तो उसको डिजीज़ होंगे, या फिर उसका दुबला पतला शरीर मिलेगा। कि अगर उसका पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा ना, आसपास का शुद्ध एयर होगी और अच्छी उसको अच्छा पॉजिटिव माहौल मिलेगा तो उसका विकास अच्छा होगा। तो कैसे हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है उन दोनों को कौन प्रभावित करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बालक के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य कारक है। बालक के चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर एसेंशियल है, बताएं। तो ये हमने कल की क्लास में भी करवाया था। तो ये कौन सा है, सोशो इमोशनल डायमेंशनल। इसके अंदर ये सभी जो बाकी के फैक्टर हैं ये सभी आ जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारा सामाजिक सांवेगिक आयाम है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण बताएं। कोग्निटिव लर्निंग, कोग्निटिव लर्निंग का बताना है आपको। बताएं उसका उदाहरण क्या है। नृत्य, नृत्य का संबंध तो जो मसल्स वगैरह है उससे होगा, कि आप बॉडी की मूवमेंट करोगे। भोजन खिलाना ये भी आप हाथ से उठा के खिलाओगे, इसमें सोचने का तो कोई काम ही नहीं है। नृत्य में भी कोई काम नहीं है, प्रैक्टिस करनी है इसमें। साइकिल चलाना, इसमें भी सोचने का काम नहीं है। तो चिंतन, जो आपका संज्ञानात्मक अधिगम होता है इसके अंदर तर्क करने की एबिलिटी आती है, तर्क वितर्क, और जो प्रॉब्लम होती है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी आएगी, और डिसीजन मेकिंग पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, कि उस किसी भी समस्या को आप उसके गुण दोष के आधार पर उसके बारे में चिंतन कर पाएँ। तो आपका संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण होगा चिंतन, जिसके अंदर आप तर्क वितर्क कर सकें, सोच सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। ये सभी किसके अंदर आएंगे, ये सभी आएंगे हमारे संज्ञानात्मक अधिगम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। आपको बताना है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी डिसेबिलिटीज़ है।
ओके। तो आप बताएं, लो विजन, इसके अंदर तो आँखों का तो पूरा डेवलपमेंट हुआ है लेकिन उसको दिखाई कम दे रहा है, तो ये नहीं आएगा। कुष्ठ रोग, यानी कि उसका शरीर का विकास तो हो गया लेकिन बाद में उसके शरीर के ऊपर कुब्बड़ बन गया, तो ये भी नहीं है, डेवलपमेंट तो हो चुका उसका। एंजाइटी, एंजाइटी ये किससे रिलेटेड है? ये होगी एंजाइटी हमारे भविष्य को लेकर, जो भी अत्यधिक भय यानी कि ज़्यादा घबराहट होने लगे, जो एक ये क्या है, हमारी सामान्य प्रतिक्रिया है जिसके अंदर हम ज़्यादा ही चिंता करने लगे किसी काम को लेकर, तो ये क्या होगी हमारी एंजाइटी। ये भी डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑटिज़म। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिले भी हो सकता है, डिले स्पीच डेवलपमेंट। और इसके अंदर बच्चा जो है सोशल नहीं होता, नॉट सोशल, कि ज़्यादा घुलना मिलना किसी से पसंद नहीं करता। और इसके अंदर क्या होती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, स्लीपिंग। ऑटिज़म के अंदर क्या होती हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे को। और इसके अंदर बच्चा जो है हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव यानी कि जहाँ बैठा है उसको ज़्यादा ये लगा है कि मैं और कुछ करूँ, कि उसका ध्यान बटा हुआ है। हाइपर एक्टिव है मतलब जितना एक्टिव होना चाहिए उससे ज़्यादा एक्टिव है, कि उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता एक जगह पर। और बच्चे को जो है अलोन रहना पसंद है यहाँ पर। और इसके अंदर ऑटिज़म के अंदर बच्चा जो है रिपीटेड व्यवहार करेगा, रिपीटेड बिहेवियर करेगा। और ये क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ब्रेन, यानी कि यहाँ पर जो ब्रेन है उसका अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता बच्चे का, नॉट डेवलप, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता ब्रेन, ठीक है। तो ऑटिज़म क्या है आपको समझ आ गया क्या है, ये डेवलपमेंटल जो डिसेबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, जिसके अंदर बच्चा डिले स्पीच करता है। और इसके अंदर सोशल नहीं होता, ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता। और इसके अंदर स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, और ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, और बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, और रिपीटेड बिहेवियर करता है। जैसे कि हाथ धोना लगा लो, एक बार हाथ धोएगा तो बार बार उसको ये है कि मैं एक बार और हाथ धोऊँ, जैसे नहीं होता, कई बार आपने देखा है कोई व्यक्ति है बार बार हाथ धोएगा, या फिर उसको बार बार ये भ्रम रहेगा कि मैं ये काम फिर से करूं। और इसके अंदर सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो ये क्या है हमारा ऑटिज़म डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है, कि बच्चों के अंदर हमें नैतिक मूल्य सिखाने हैं, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा की अलग से कक्षाओं का आयोजन, हमने नैतिक क्लास की शिक्षा का आयोजन कर दिया और बच्चों को सिखा दिया कि हमें अपने से बड़ों की जो है बात माननी चाहिए, और सबको हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें जो दुखी हैं उनके लिए सिंपैथी एम्पैथी दिखानी चाहिए। तो हमने बोल दिया और क्लास से निकल कर बच्चे को सब भूल जाएंगे, तो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। और पाठ्य से आगामी कार्यकलाप से, जैसे कि आपके स्कूल में इवेंट है करिकुलम का, तो फिर आपने गेम के लिए या फिर आपने नाटक का रोल प्ले करवाया, कोई मोरल, तो बच्चे देखेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद ये शो ख़त्म होने के बाद भूल जाएंगे, तो ये भी नैतिक मूल्य का विकास नहीं कर पाएगा। पंचतंत्र की कथाएं सुनाएंगे, अच्छा आप कथा सुनाने लग गए बच्चे को, लास्ट में आएगा कि एकता में ही बल है, ओके, तो उसको थोड़ी देर याद रहेगा, उसके बाद कहानी सुनने के बाद भी भूल जाएंगे, तो ये भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका फिर क्या रहेगा, अध्यापक को बच्चों को प्रभावित करने के लिए स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, अगर टीचर स्वयं करेगा ना कोई कार्य, नैतिक मूल्य खुद अपनाएगा, उसकी पर्सनैलिटी से झलकेगा कि हमारा टीचर ऐसा है, तो सभी बच्चे उस टीचर को देखकर प्रभावित होंगे, और वो भी बच्चे भी उसको देखकर ये सोचेंगे कि हमें भी टीचर के जैसा बनना है, टीचर जैसे करता है नैतिक, या फिर टीचर के अंदर जो भी नैतिक मूल्य हैं वो हमें भी फॉलो करने हैं। तो क्या रहेगा, सबसे अच्छा तरीका रहेगा हमारा, टीचर स्वयं अपने अंदर धारण करके अपने अंदर पर अपनी पर्सनैलिटी से झलकाए बच्चों को, तभी बच्चे क्या करेंगे, नैतिक मूल्यों का बच्चे के अंदर विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्ट्रगल विद आइडेंटिटी इज फीचर ऑफ, आपको बताना है कि स्ट्रगल विद आइडेंटिटी, स्ट्रगल यानी कि आइडेंटिटी के साथ जो स्ट्रगल करते हैं बच्चे, उसकी हमें विशेषता बतानी है, तो क्या आएगी, किसके अंदर होता है, अस्मिता से संघर्ष,
तो किशोरावस्था, अडल्ट, चाइल्ड, और हमें बताना है कि टीचर, ये तो कोई अवस्था ही नहीं है। तो प्रौढ़ अवस्था के अंदर और एडोलेसेंस के अंदर आप बताएं। मैं आपको बता दूं, जो ये हमारी किशोर अवस्था है, इसको जीवन की सबसे जटिल अवस्था माना गया है। जटिल अवस्था माना गया है क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चे को हम अच्छे रास्ते पर चलना सिखाते हैं तो बच्चे के अंदर बहुत अच्छे गुण विकसित होंगे। अगर बच्चे को यहाँ पर सही राय दिखाई जाए, सही राय दी जाए, तो बच्चे जो हैं सही से अपना मार्ग चुन लेंगे। और अगर बच्चे को यहाँ पर रास्ता भटक जाए ना, इधर किशोरावस्था में अगर रास्ता भटक जाएगा बच्चा, तो उसके अंदर जो नेगेटिव विचार हैं वो हावी हो जाते हैं। तो उसके अंदर नेगेटिव विचार आ जाएंगे, नकारात्मक भाव विकसित होंगे। तो इस अवस्था को क्या कहा गया है? आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है। किसने कहा है ये? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने ये बात कही है कि जो किशोरावस्था है वो क्या है? ये दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था माना गया है किशोरावस्था को। और किशोरावस्था के अंदर बालक के शरीर में अचानक से ज़्यादा ही परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इस अवस्था में बच्चा जो है कोऑपरेटिव होता है और परिवार में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है कि मैं हूँ कहाँ। अगर वो छोटे बच्चों में बैठेगा तो बोलेंगे कि इतना बड़ा हो गया, छोटे बच्चों में बैठा। अगर वो बड़ों में बैठेगा तो बोलेंगे कि अभी तो बड़ा नहीं है, छोटे बच्चों में जाके बैठ। तो उसको समझ नहीं आता कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो वो अपनी आइडेंटिटी के साथ क्या कर रहा होता है? संघर्ष कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है वो। तो क्या आएगा? स्ट्रगल विद आइडेंटिटी इज़ द फीचर ऑफ, किसका फीचर है? ये हमारा एडोलेसेंस का फीचर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम इस समूह के व्यक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा का सही दिशा में दोहन नहीं करते हैं ना, अगर हम इस ग्रुप के बच्चों का हम पॉजिटिव ऊर्जा का सही से यूज नहीं करते हैं, तो फिर ये समाज के लिए क्या होगा? हानिकारक हो सकता है। तो ये समूह किसकी बात की है? तो वो कौन सा ग्रुप है? अगर उसको हम सही दिशा दिखा दें तो वो सही चलेगा। अगर उसको हम सही दिशा नहीं दिखा पाए तो वो नेगेटिविटी की तरफ चल पड़ेगा। तो अभी बताया हमने, वो क्या है? किशोरावस्था के व्यक्ति होते हैं क्योंकि इस टाइम पे उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर उसको हमने सही जगह पर लगा दिया उस एनर्जी को, तो बच्चा सफल हो जाएगा। अगर उसको सही जगह पर हम नहीं लगा पाए तो बच्चा जो है उसके चांसेस हैं कि वो भटक जाएगा, जैसे कि नशाबाजी करने लग जाएगा, या फिर उसके अंदर जो अपराध की भावना आ जाएगी, या फिर गाली गलौच लगा लो, नशा लगा लो, और नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। तो आप समझ गए ना कि किशोरावस्था के व्यक्ति होते हैं, अगर उनकी एनर्जी को हम सही जगह पर लगा देंगे तो फिर वो क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति क्यों करनी चाहिए, किसके लिए करनी है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, मतलब कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं, उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए स्कूल में क्यों ज़रूरी है? ताकि हम वर्तमान काल में स्कूल के युवकों को सलाह दे सकें, उसको हम गाइड कर सकें। इसीलिए सही टाइम पर जो एक्सपर्ट हैं उसको हमें अपॉइंटमेंट करना है स्कूल के अंदर, ताकि हम यूथ को उसकी सही डायरेक्शन, उसकी जो एनर्जी है यूथ की, उसको सही डायरेक्शन में हम लगा सकें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। और रही बात टीचर की, टीचर के लिए थोड़ी ना हम एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे, पेरेंट्स के लिए भी नहीं, पेरेंट्स थोड़ी ना स्कूल में पढ़ेंगे, स्कूल लीडर्स के लिए भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा? फर्स्ट। बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार को व्यक्त करता है। संज्ञानात्मक व्यवहार को कौन व्यक्त करना है, यानी कि एक्सप्रेस करना है इधर?
तो कौन करेगा? क्रिएटिव चिंतन। यानी कि किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई चीज़ें चल रही हैं तो फिर हम उसको कुछ कोई भी क्रिएटिव काम करने के लिए देंगे ना, तो फिर उसके माइंड में जो भी चल रहा होगा तो वो चीज़ बना देगा। तो व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है क्रिएटिव थिंकिंग। जो भी संज्ञानात्मक व्यवहार है उसको अच्छे से क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। और जो ये हमारा पार्श्विक चिंतन होता है इसको हम बोलेंगे लेटरल थिंकिंग। और जो ये होता है संलयनकारी चिंतन इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग। और वैविध्य चिंतन इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो लेटरल थिंकिंग होती है वो किसी भी काम को करने के लिए एक सोच है जिसके अंदर हम सोचते हैं कि इस काम को हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न तरीक़ों से हम सोल्व करने की जो एबिलिटी रखते हैं वो किसके अंदर आएगा? हमारा लेटरल थिंकिंग के अंदर। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है इसको हम अभिसारी चिंतन भी बोलते हैं। अभिसारी चिंतन यानी कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ही बिंदु पर आके रुकें। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? किसी से ही पूछ लो, पूरी क्लास में ये सभी बच्चे लगा लो, ये सभी बच्चे हैं, तो सभी बच्चों से पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी। यानी कि सबका आंसर एक ही होगा। तो सभी बच्चों का एक ही आंसर होना, यानी कि आप एक बिंदु पर आकर रुक जाएं तो वो क्या है? अभिसारी चिंतन है हमारा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इन द बॉक्स। इन द बॉक्स। देखो ये बॉक्स की तरफ जा रहा है तो इसलिए इन द बॉक्स। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि इसके अंदर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए वो स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कि आप बताएंगे ऐसी आप 2 संख्याएं बताएं जिनका योग 10 है। तो कोई बच्चा बताएगा 8 + 2 उसका योग भी 10 है। कोई बताएगा 7 + 3 उसका योग भी 10 है। कोई बताएगा 5 + 5 वो भी 10 आ गया। तो कोई बताएगा 6 + 4 ये भी 10 है। तो इसके अंदर आप एक बिंदु से लेकर आप अलग अलग डायरेक्शन में सभी का आंसर आएगा और सभी का ठीक भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि सभी का आंसर ठीक होगा लेकिन सभी अलग अलग डायरेक्शन में आंसर देंगे। तो ये क्या है हमारा? आउट ऑफ द बॉक्स। इसको क्या कहेंगे? आउट ऑफ द बॉक्स। किसको? डाइवर्जेंट थिंकिंग को। और कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्या कहेंगे हम? इन द बॉक्स। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये बोला है कि वर्तमान समय में जो हमारी क्लास होती है, क्लासरूम की दशा को देखते हुए अध्यापक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कि आप अभी प्रेजेंट कंडीशन में क्लासरूम को देख रहे हो और मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं टीचर के लिए क्लासरूम के अंदर। तो क्लासरूम के अंदर बताना है आपको। फ़ोन तो बच्चे यूज करते नहीं हैं, ऑप्शन सही नहीं है ये। बालकों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखना, बालकों को खेल के मैदान में खेलने के। यहाँ पर क्लासरूम की बात करें तो खेल का मैदान कहाँ से आ गया? तो शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करना। बच्चे को जब पढ़ाएंगे तभी लास्ट में ही तो हम चेक करेंगे ना, ये अचीव एकेडमी एक्सीलेंस, ये तो पेपर के बाद देखते हैं। तो क्या आएगा? सबसे बड़ी चैलेंजेस ये होती है बच्चे के टीचर के लिए कक्षा में कि बच्चों की रुचि और उसका ध्यान को निरंतर बनाए रखें, कि बच्चे का जो है इंटरेस्ट है वो बना रहे क्लास के अंदर और वो निरंतर पढ़ाई करता रहे। किशोर अपराध क्या है? आपको बताना है कि किशोर अपराध क्या है। अब सामान्य व्यवहार नहीं जी। किशोर अपराध वो होता है जब आप समाज के विरुद्ध कोई काम करते हैं। मनोदशा में परिवर्तन संबंधित नहीं जी। आक्रामक व्यवहार नहीं, एग्रेसिव बिहेवियर भी नहीं होता। तो ये क्या होता है? किशोर अपराध समाज विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन करना जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहेंगे? किशोर अपराध। यानी कि समाज के अंदर ऐसा व्यवहार करना जो समाज के रूल, मूल्य, एथिक्स के बिल्कुल एंटी हो, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहेंगे हम? किशोर अपराध। और क्या कौन करते हैं? ये किशोर करते हैं। 12 साल से किशोरावस्था की उम्र होती है, 12 साल से लेकर 18 साल तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
होम इज़, घर बताना है कि वो कौन सा सोशल एजेंट है आपका। ठीक है, सोशलाइजेशन का कौन सा टाइप है, ये प्राइमरी टाइप है या फिर सेकेंडरी टाइप है। ठीक है, सप्लीमेंट्री टाइप होता नहीं है, मेन टाइप भी नहीं होता, तो प्राइमरी बता सकते हैं और सेकेंडरी में से, इन दोनों में से बताएं कौन सा आंसर आएगा आपका। तो सबसे पहले शैशवावस्था से लेकर शैशवावस्था से पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो है घर पर रहता है, और घर पर रहेगा तो घर पर ही उसका क्या होगा, सोशलाइजेशन होगा। तो होम क्या है, ये हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है। सबसे पहले बच्चे का सोशलाइजेशन जो है वो उसके परिवार में होता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान बच्चे का जो सामाजिकरण है वो कहाँ पर होता है, घर में होता है। ठीक है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये कहाँ कहाँ पर होगा, ये आपका स्कूल के अंदर बच्चा जो है ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था के बाद कहाँ पर जाएगा, स्कूल में जाना स्टार्ट करेगा। स्कूल के बाद वो अपने साथियों के साथ खेलने जाएगा पीयर ग्रुप में, एंड उसके बाद वो पड़ोस में, आस पड़ोस में भी खेलना स्टार्ट कर देगा, नेबरहुड। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन बच्चे का कहाँ पर होगा, स्कूल में होगा, और वो अपने दोस्तों के साथ खेलेगा वहाँ पर होगा, और नेबरहुड में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे का सामाजिकरण होता है फैमिली के अंदर, यानी कि परिवार के अंदर, उसके बाद स्कूल, पीयर ग्रुप और नेबरहुड। और एक बात और याद रखें, स्कूल में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसका होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, कोग्निटिव डेवलपमेंट। और प्लेग्राउंड में भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। वो कौन सा सोशलाइजेशन होता है, वो वहाँ पर बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर बच्चा जो है भाईचारे की भावना, सहयोग करने की भावना सीखता है। यहाँ से बच्चे अपने आपस में खेल लेंगे तो सहयोगात्मक भावनाएं, तो यहाँ पर जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर बच्चे का क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट आगे हम करेंगे, स्कूल लीडर को किस चीज़ को बढ़ावा देना है, स्कूल के नेता को किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप बताएं, विद्यार्थियों को अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्कूल का जो लीडर है, आप इमेजिन करें कि स्कूल का लीडर है, उसको क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को अपनी भावना व्यक्त करने के लिए उसको प्रेरित करें, या फिर अध्यापक तो अपने आप करेंगे, स्कूल लीडर को थोड़ी ना बोलने की आवश्यकता है। माता पिता के लिए भी वो क्या बोलेगा स्कूल लीडर, और जो एनजीओ के द्वारा सुझाव दिए ये तो अपने आप देंगे, एनजीओ वाले तो अपने आप काम करेंगे। तो जो स्कूल लीडर है वो क्या करता है, बच्चों को अपनी भावना, अपनी बात को रखने के लिए क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है कि आप अपनी बात रखें, और अपने जो भी आपकी राय हैं, सुझाव हैं, वो आप बताएं। तो स्कूल का नेता का क्या काम होता है कि वो विद्यार्थियों की भावना को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है बच्चों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कम्युनिटी एक्टिविटी, यहाँ पर आपको बताना है कि कम्युनिटी की एक्टिविटी कौन सी है। पिकनिक पे जाएंगे, कम्युनिटी एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पर एक कम्युनिटी के लोग हों, वहाँ पर आप सर्वे करें, या फिर आप वहाँ पर कम्युनिटी में जाकर लोगों से इंटरेक्शन करें, उनसे बातचीत करें। तो देखिए, पिकनिक के अंदर आप कम्युनिटी के अंदर नहीं जा रहे, यहाँ पर तो आप इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि कोई चिड़ियाघर लगा लो या फिर कोई पार्क लगा लो। ठीक है, पिकनिक नहीं आएगा। और स्टडी टूर के लिए आप कहीं जा रहे हो, म्यूजियम में जा रहे हो, तो उधर भी कम्युनिटी नहीं होगी। मूवी देखने जा रहे हो, इधर भी नहीं होगी। तो विलेज सर्वे, आप विलेज सर्वे के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, वहाँ से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, और आप उनके व्यू देख सकते हैं कि आपको कोई सर्वे करना है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं और कौन स्कूल जाता है, किस एज के हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी एक्टिविटी आपकी कौन सी रहेगी, वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ग्राम सर्वेक्षण। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टाइम टेबल, आपका जो टाइम टेबल है स्कूल के अंदर, तो उसका पर्पज़ क्या है बताएं। टू कैलकुलेट द स्टूडेंट्स इन टाइम, स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करना टाइम के अंदर कि कितने बच्चे हैं, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। टू प्रोवाइड लेजर टाइम टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को
टाइम प्रोवाइड करना, ये भी कोई नहीं है। यहाँ पर टू प्रोवाइड लेजर टाइम का मतलब है कि बच्चों को फ्री टाइम देना, कि बच्चे रेस्ट करें, इंजॉय करें। लेजर टाइम का मतलब अवकाश का टाइम। और प्रशिक्षण की गुंजाइश रखना, यानी कि स्कोप देना बच्चों को, ट्रेनिंग के लिए स्कोप देना नहीं, ट्रेनिंग के लिए टाइम टेबल की बात करें ना इधर, तो फिर हम इधर कोई स्कोप ट्रेनिंग की बात नहीं है। तो हम टाइम टेबल क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हमारी टाइम और एनर्जी सही डायरेक्शन में यूज हो, काम कर कि आप अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करें, कि आपको ये ना सोचना पड़े कि उसके बाद मेरे को क्या करना है। आप भी जैसे पढ़ते हैं तो हम भी टाइम टेबल बनाते हैं कि पढ़ते टाइम कि हमको इसके बाद क्या करना है, कि सारी चीज़ें अपनी सीक्वेंस में चलती रहें। इसलिए हम टाइम टेबल बनाते हैं ताकि अपने टाइम और एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे, तो ये हिंदी में दिया हुआ है कि समय सारणी का क्या प्रयोजन है। प्रयोजन यानी कि इसका क्या उद्देश्य है? टाइम टेबल बनाने का, समय पर विद्यार्थियों की गणना करना नहीं, विद्यार्थियों को अवकाश का समय देना नहीं, प्रशिक्षण की गुंजाइश रखना नहीं, समय और ऊर्जा के अपव्यय का अवरोधन करना। हाँ जी, ये आपका आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फीडबैक? स्कूल सिस्टम के अंदर फीडबैक देने का क्या पर्पज है, आप बताएं। टू एसेस द फंक्शन ऑफ स्कूल, to introspect and improve, to measure and learning level, to get grant from the government। तो फीडबैक क्यों दिया जाता है, कि फीडबैक क्यों देते हैं? ताकि हम देख सकें कि स्कूल सिस्टम है आपका, आप इमेजिन करें कि स्कूल सिस्टम है, उसके अंदर टीचर से हम फीडबैक मांगते हैं। टीचर और जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पर हम फीडबैक लेते हैं कि स्कूल में क्या चल रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल प्लान के लिए हम सोचते हैं, उसके लिए भी फीडबैक लेते हैं कि हम क्या करें, कि स्कूल के अंदर और इम्प्रूवमेंट हम कैसे करें। तो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा 2। फीडबैक देने का क्या पर्पज़ है, क्या प्रयोजन है? ताकि हम सुधार कर सकें और निरीक्षण कर सकें। स्कूल का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है? कि स्कूल का जो ऑब्जर्वेशन है वो क्यों किया जाता है, बताएं। ताकि हम जो प्रिंसिपल है उसके अंदर कमी ढूंढ सकें? नहीं। नेगेटिव ऑप्शन तो लगाना ही नहीं है। ताकि फंड्स देने के लिए? नहीं जी। प्रशासनिक अनिवार्यता है? नहीं, अनिवार्यता नहीं, आप करो तो करो, नहीं तो ना भी करो। ठीक है, प्रशासनिक की। तो ये क्या आएगा? विद्यालय के कार्यकरण की क्षमता जानने के लिए, यानी कि विद्यालय की कैपेबिलिटी जानने के लिए, कि विद्यालय कितना काम कर रहा है, कि उसकी कैपेबिलिटी क्या थी, पहले कितना रिजल्ट दे रहा था, अब कितना दे रहा है, कि कहाँ तक ये विद्यालय आपको पहुंचा सकता है। तो आप स्कूल का निरीक्षण करने का उद्देश्य ये है कि आप ये देखें कि आपके विद्यालय की कार्य करने की क्षमता क्या है, कि आप कितना और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्कूल एनुअल प्लान। स्कूल के अंदर स्कूल का एनुअल प्लान यानी कि पूरे साल का प्लान है। ठीक है, तो उसका क्या कार्य है? स्कूल का जो वार्षिक योजना है उसका क्या रोल होता है? पूरे साल का प्लान है ये। स्टाफ कैन बी गाइड, इसमें हम जो स्टाफ है उसको गाइड कर सकें। सिर्फ स्टाफ को गाइड थोड़ी ना करना है, हमें तो ओवरऑल देखना है पूरा। सिलेबस को प्रॉपरली कवर करें? नहीं जी, सिलेबस के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं पूरे साल के अंदर। ईजी टू सुपरवाइज? नहीं। पर्यवेक्षण करना आसान है? ये भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें स्कूल की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाना है कैसे? ऑर्डरली, किसी स्कूल की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से क्या हो, संचालित की जा सकें। स्कूल के अंदर एनुअल प्लान क्यों बनाया जाता है? ताकि स्कूल की जो एक्टिविटी हैं वो सुचारू रूप से क्रम वाइज सीक्वेंस में हो, ऑर्डर में हो, कि कब हमें पेपर लेने हैं, कब हमें एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के बाद हमें कब यूनिट टेस्ट लेने हैं, कंडक्ट करवाने हैं, कब हाफ ईयर के एग्ज़ाम लेने हैं, उसके बाद कब हमें फाइनल के एग्ज़ाम लेने हैं। तो सारा क्या होता है हमारा प्रॉपर तरीके से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पाठ्य योजना की मुख्य विशेषताएं हैं? आपको लेसन प्लान की विशेषता बतानी है। अब लेसन प्लान की
लेसन प्लान क्या होता है, जैसे कि स्कूल में जाने से पहले टीचर जो है अपना एक लेसन प्लान तैयार करता है कि हमें आज क्लास में ये टॉपिक करवाना है, ये टॉपिक करवाना है। उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलप हो जाए। जैसे कि आपको एडिशन करवाना है तो आपका ये मोटिव रहेगा क्लास में जाने से पहले कि मुझे बच्चे के अंदर आज जो एडिशन की स्किल है वो डेवलप करनी है। ओके, तो देखिए इसकी क्या विशेषता है लेसन प्लान की। उपचारात्मक की कोई बात नहीं है, ये तो आप लेसन प्लान होने के बाद बच्चे के लास्ट में देखेंगे। अगर बच्चा सही से समझ नहीं पा रहा, उसकी कमी को जानेंगे, कमी उसके अंदर आती है, कोई कमी उसको बार बार हो रही है, तो फिर उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो पाठ्य योजना का पूछा है, आवंटित की जाने वाली कक्षाओं की कालखंडवार विभक्ति। नहीं जी, कि आपकी कक्षा को टुकड़ों में बांटकर जो अभिव्यक्ति करनी है। नहीं, विभिन्न जो आपकी पाठ्यपुस्तक की संख्या है, विविध अलग अलग पाठ्यपुस्तक, ये भी नहीं है। तो किसकी बात करता है, सुपरिभाषित अनुदेशात्मक उद्देश्य है कि लेसन प्लान का आपका क्या विशेषता है कि आप पहले से ही उद्देश्य तैयार करके जाएं कि आपको बच्चों को क्लासरूम में ये करवाना है। द स्कूल इज़ पावरफुल, आपको बताना है कि स्कूल जो है वो एक शक्तिशाली क्या है। स्कूल आपको प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी है, नहीं, प्राथमिक तो क्या है आपकी घर होगी, होम। स्कूल क्या है, अधिगम का साधन, हाँ है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये, स्कूल साधन नहीं है, ये साध्य है। ये क्या है, द्वितीयक सामाजिकरण है, यानी कि पावरफुल सेकेंडरी एजेंट है ये। हाँ बिल्कुल है, ये हमने पहले बताया था कि आपको सोशलाइजेशन का ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, ये पार्ट है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर आएगा आपका स्कूल आ जाएगा, आपका नेबरहुड आ जाएगा, और आपके पीयर ग्रुप आ जाएंगे, और आपका प्लेग्राउंड आ जाएगा। सेंटर है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का। नहीं, स्कूल जो है वो क्या है, पावरफुल है तो, लेकिन ये इतने ब्रॉड नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत 10% आप लगा लो, ये क्वेश्चन ठीक में आएगा। ये 100% है आपको मिल रहा है, तो फिर आपको 10% में क्यों जाना है, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी से क्या मतलब, आपको पूरी जानकारी पर क्लिक करना है, जो कि आपको ऑप्शन ब्रॉड लगे वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो स्कूल इज ये पावरफुल, तो पावरफुल क्या है, ये पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है ये। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा 3। तर्क बुद्धि किससे संबंधित है, तर्क बुद्धि जो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, सोच विचार करते हैं, वो किसके अंदर आएगा, आपका संज्ञानवाद के अंदर आएगा, जो कि किसने दिया था, संज्ञानवाद के जनक कौन है, जीन पियाजे। और व्यवहारवाद के, बिहेवियरिज्म के जनक कौन है आपके वाटसन, व्यवहारवाद के वाटसन। बिहेवियरिज्म रेफर टू, बिहेवियरिज्म जो है वो क्या रेफर करता है, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं करता, असेसमेंट भी नहीं है, एडेप्टेशन भी नहीं है, वो है एनवायरनमेंट। बिहेवियरिज्म का संबंध होता है आपका ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। और ये अवलोकन आप कहाँ करेंगे, आप करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर। What is the role of parents form in school education, यानी कि आपके पेरेंट्स का क्या रोल है कहाँ पर, स्कूल एजुकेशन के अंदर। बताएं कि वो कोई टूर्नामेंट आयोजित करेंगे, नहीं, ये तो उसका गवर्नमेंट का काम है ना, टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित करना है कहाँ पर नहीं, कि वो वहाँ पर आके ईंट पकड़ाएंगे कोई क्लासरूम बन रहा है तो, नहीं जी। तो वहाँ पर सहायता प्रदान करना और विद्यालय को रचनात्मक सुझाव देना, या विद्यालय में सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना। क्या पेरेंट्स आकर करेंगे सामुदायिक कार्यक्रम कि आज या स्कूल में ये करवाएंगे, नहीं, वो तो स्कूल की जिम्मेवारी बनती है ना सामुदायिक कार्यक्रम की, स्कूल के अंदर करवाना। तो पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं और विद्यालयों को क्या करते हैं, क्रिएटिव सजेशन देते हैं सॉरी कि पेरेंट्स जो पेरेंट्स हैं वो विद्यालय को क्या देते हैं, रचनात्मक सुझाव देते हैं कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, आप ऐसे इस चीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बताएं। प्रयोग द्वारा। हाँ, कुछ हद तक वो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या फिर जो परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड भी बच्चे स्वयं करके करते हैं। व्याख्या तो बिल्कुल ही गलत है, जिसके अंदर जैसे कॉलेज में नहीं होता कि टीचर आ गया, व्याख्या लेक्चर विधि नहीं होती जिसके अंदर टीचर आ गया, अपना जो चैप्टर है वो उसने बोला और समझ आए ना आए फिर टीचर चला गया, तो ये क्या होता है, व्याख्यान विधि होती है। तो बताएं, विद्यार्थी सबसे अधिक प्रेरित किससे होंगे। आईसीटी से, कक्षा में उपलब्ध आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण से सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टीचिंग है, जो आपकी लर्निंग है वो क्या हो जाती है, आपकी इंटरेस्टिंग हो जाती है, रोचक हो जाती है और सक्रिय हो जाती है, और बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, और इसके अंदर आपकी सारी की सारी जो सेंसेस होती हैं ना वो वर्क करती हैं, सारी एक्टिव होती हैं। सक्रिय का मतलब सारी आपकी सेंसेस एक्टिव होती हैं, रंग बिरंगे चित्र लगा लो, आप अच्छे से उसके अंदर एक्टिव होते हैं और टीचिंग के अंदर आप ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, रुचिकर होती है। तो भारत के अंदर जो ये आईसीटी है उसको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा शुरू किया गया था। और स्कूल में यह जो आईसीटी है, आईसीटी को कब लागू किया गया, ये किया गया दिसंबर 2004 के अंदर आपका ये आईसीटी लागू किया गया। तो आपको क्या करना है, साक्षात्कार ले रहे हैं आप, किसका ले रहे हैं, टीचर का ले रहे हैं, तो कौन सी गुणवत्ता का मूल्यांकन हमें करना है टीचर के अंदर। धैर्य तो सभी के अंदर होता है, धैर्य से काम थोड़ी ना चलेगा। अध्यापन में रुचि है तभी उसने फॉर्म फिल किया है टीचर के लिए, तभी वो इंटरव्यू देने आया है। विषय का ज्ञान, हाँ विषय का ज्ञान होने के बाद ही तो उसका इंटरव्यू हुआ है। ये तो नहीं है कि आप इंटरव्यू के अंदर उसका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करेंगे। सब्जेक्ट नॉलेज चेक तो आपने पहले कर लिया, जो आपने पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है उसके अंदर वो पास हुआ है तभी आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो आपको इंटरव्यू के अंदर देखना है कि वो अच्छी कम्युनिकेशन करे और क्रिटिकल थिंकिंग करे, कि वो बच्चे को कैसे समझा सकें, कि वो बच्चे को अच्छे से अच्छा अपना समझा सकें, बच्चे को अच्छे से समझ आ सकें और गुण दोष के आधार पर वो चिंतन कर सकें, यानी कि समालोचनात्मक थिंकिंग, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन आएगा कि साक्षात्कार के दौरान अध्यापक में आपको निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उत्तम संप्रेषण यानी कि गुड कम्युनिकेशन एंड समालोचना थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। द प्रोजेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन, प्रोजेक्ट मेथड किसके ऊपर बेस्ड है आपका, लर्निंग बाय डूइंग, जिसके अंदर आप करके सीखते हैं। तो आप बताएं अनुदेशात्मक सामग्री क्या होती है, कि जो टीचर है पढ़ाते टाइम जिस सामग्री का यूज करता है, जो भी चार्ट मॉडल्स लगा लो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुदेशात्मक सामग्री। तो सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, ये प्रेक्षण सामग्री भी नहीं है, तो ये क्या है, यह कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री होगी। तो हाउ द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी कंडक्टिव फॉर लर्निंग, तो आपको बताना है क्लास का जो माहौल है वो किस प्रकार अधिगम में सहायक होगा। अच्छा फर्नीचर होगा तो ये सहायक हो गया, नहीं। कक्षा में श्रेय दृश्य सामग्री उपलब्ध करवाने से वो सहायक हो जाएगा, नहीं। और अगर अच्छी आपको दीवारें मिलेंगी तो वो सहायक हो जाएगा। क्लास का वातावरण जो है वो सहयोगात्मक होना चाहिए, भय रहित होना चाहिए, कि बच्चे को भय ना लगे, बच्चे पॉजिटिव फील करें, बच्चे को अच्छा फील हो, पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट चाहिए बच्चे को, जहाँ पर बच्चे आपस में सहयोग के द्वारा आराम से आपस में सीख रहे हैं। तो कक्षा का वातावरण या माहौल किस प्रकार अधिगम में सहायता करता है, पता लग गया आपको कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक और भय रहित। क्लासरूम शुड बी इक्विप्ड विद एविएट्स नो, स्पोर्टिव होना चाहिए अपना क्लास का वातावरण, और नॉन थ्रेटनिंग, भय मुक्त। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित अनिवार्य तत्व है। हाँ, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि एनईपी 2022 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN, कि बच्चे को क्या आए, बच्चे को लैंग्वेज भी आए और न्यूमेरेसी यानी कि संख्या बोध का भी ज्ञान हो। कम से कम बच्चा 3rd क्लास तक संख्याएं सीख सके, लिख सके, पढ़ सके और भाषा पढ़ सके और लिख सके, ये तो आना ही चाहिए। द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज इज एग्जाम्पल ऑफ नॉट फंक्शनिंग ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन ड्यू टू डैमेज इन ब्रेन। देखिए क्या बोला है कि कौन सी डिसेबिलिटीज़ एग्जाम्पल है, कौन सी डिसेबिलिटीज़ का एग्जाम्पल है, क्या बोल रहे हैं कि जो कि ब्रेन डैमेज होने के बाद मसल्स जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। तो आपको उस डिसेबिलिटीज़ का एग्जाम्पल बताना है, वो कौन सी डिसेबिलिटीज़ है जो कि ब्रेन के डैमेज होने के बाद मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। तो ऑटिज़म है वो नहीं जी, ये डेवलपमेंटल जो डिसेबिलिटीज़ थी, ड्वार्टिज्म, बोनापन नहीं, इसमें कोई ब्रेन आपका डैमेज नहीं होता। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ नहीं, यहाँ पर आप इसके ब्रेन के डैमेज होने के कारण नहीं, आप इसके अंदर कोई एक्सीडेंटल केस हो गया तो उसके कारण आप घूम फिर नहीं रहे। तो सेरिब्रल पल्सी, हाँ ये आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, जिसके अंदर आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है और आपकी मसल्स जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती। माइंड इलनेस से ग्रसित बालक हैं, वो स्कूल में उनको अगर हम व्यावसायिक मदद दें तो वो मना कर देते हैं। आप बताएं क्यों मना करते हैं? वो तब मना करते हैं ताकि उनके ऊपर कलंक ना लगे, ताकि सभी बच्चे उनको पहचान ना कर पाएँ, कि वो सोचेंगे कि हमारी तो सारे स्कूल में पहचान हो जाए कि हमें ये डिसेबिलिटीज़ है। तो इसीलिए ये बच्चे जो हैं मानसिक रुग्णता से ग्रसित जो बालक है वो व्यावसायिक मदद लेने से स्कूल में मना कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा? कलंक। तो कलंक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्टिग्मा बोलेंगे, स्टिग्मा। हिचक को बोलेंगे हेजिटेशन, भय को बोलेंगे फियर, अनभिज्ञता को बोलेंगे इग्नोरेंस। ओके, आगे हम चलते हैं। आप समुदाय को किस प्रकार अधिगम केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं? आपकी कम्युनिटी है उसको आपको अधिगम केंद्रित बनाना है, यानी कि लर्निंग सेंटर बनाना। तो आप कैसे चेंज करेंगे? सेमिनार आयोजित करेंगे उधर? नहीं जी। पार्क का दौरा लगाएंगे? नहीं। माता पिता का स्कूल में आगमन करेंगे? नहीं। तो स्कूली बच्चों के द्वारा सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रमों का आप आयोजन करेंगे। समुदाय के अंदर आप क्या करेंगे? उसको बनाने के लिए लर्निंग सेंटर, आप स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पर सर्वेक्षण करने के लिए आएंगे, तो ये क्या है हमारा लर्निंग सेंटर बन जाएगा। A local visit to hospital by school children can be the best example of, ये बोला गया कि स्कूली बच्चे जो हैं वो स्थानीय अस्पताल में जाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्कूली बच्चे हैं वो अपने पास के स्थानीय अस्पताल में जाते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कि वो होम स्कूल रिलेशन है? नहीं। वो स्कूल सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पर उनकी पेशेंट्स की हेल्प करेंगे? नहीं, वो इसलिए नहीं जा रहे। परियोजना प्रोजेक्ट वर्क है? नहीं। ये किसका उदाहरण है? अगर बच्चे स्थानीय अस्पताल में जाते हैं तो किसका उदाहरण है? ये स्कूल और समुदाय। वो समुदाय में जाकर देखें कम्युनिटी में कि यहाँ पर ये स्कूल है, यहाँ पर ये हमारा हॉस्पिटल है, अगर हम कुछ होता है तो हम हॉस्पिटल में आएंगे, अगर हमें ये होता है तो हमें ये करना है। तो ये क्या है? स्कूल का और समुदाय का क्या है? संबंध है। स्कूल और कम्युनिटी का क्या है? ये रिलेशन है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर आर रिलुक्टेंट। क्या बोला है कि जो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी यानी कि चिंता होती है काम करने के लिए, फ्यूचर की जो चिंता होती है, उससे पीड़ित बालक निम्नलिखित में से क्या करने में हिचकिचाते हैं? बताएं। दोस्तों से मिलने में? नहीं जी।
पढ़ने लिखने में हिचकिचाएंगे। अगर उनको टेंशन है कि फ्यूचर की, तो वो किससे पढ़ने लिखने में वो करेंगे, पढ़ लिख लेंगे, वो अपने अपने से कर लेंगे, परीक्षा में ध्यान केंद्रित कर लेंगे। ओके, लेकिन वो है ना कि दूसरों की हेल्प नहीं कर पाते। टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, तो व्यावसायिक सहायता प्रदान करने में वो हेजिटेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगमंड फ्राइड इन साइकोलॉजी? इसमें सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया था? इसने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, अचेतन, चेतन, अर्ध चेतन। तो सिगमंड फ्राइड ने किसके ऊपर काम किया है? मनोविश्लेषणवाद, यानी कि साइको एनालिसिस, कनेक्शन विजन के ऊपर, और स्टिमुलस एसआर थ्योरी, ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। सिगमंड फ्राइड ने बताया कि हमारा एक मन जो है वो जल में तैरता हुआ एक बर्फ़ के टुकड़े के समान है, कि जो नीचे दबा हुआ है पानी के नीचे, वो कौन सा मन है? हमारा अचेतन मन, जो कि पूरे मन का 9/10 भाग है। और जो ऊपर दिख रहा है ना हमारा चेतन मन, वो है हमारा 10 में से 1% भाग है। और जो बीच वाला है वो इधर है हमारा अर्धचेतन मन, वो दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड का क्या योगदान है? मनोविश्लेषणवाद, ये हो गया हमारा ऊपर। द चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम इनवैल्यूएबली डेवलप। हाँ, ये देखो, बच्चे जो हैं कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे उनके अंदर क्या डेवलप होगा? सेटिस्फेक्शन होगा, हाँ होगा थोड़ी मात्रा में। प्राइड फीलिंग आएगी थोड़ी बहुत, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन कम्युनिटी के अंदर बच्चे इन्वॉल्व होंगे ना, तो उसके अंदर क्या आएगा? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उनके अंदर अपनेपन की भावना आएगी, अपनापन आएगा, अपनेपन की भावना आएगी उनके अंदर। ठीक है, कम्युनिटी अपना नहीं होता कि अगर हम अपने देश से बाहर चले जाएं और अपने देश से बाहर जाने के बाद अपने कम्युनिटी का कोई बंदा मिलता है, तो हमें ये लगता है कि अपना है, अपना मतलब कि ये भारत का है, इंडिया का है, तो हम उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। तो अगर बच्चे जो हैं कम्युनिटी के प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो उनके अंदर कौन सी भावना आएगी, क्या डेवलप होगा? अपनेपन की भावना आएगी। व्हाट कुड बी द वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस अमंग स्टाफ इन स्कूल? क्या बोला है? स्कूलों में स्टाफ में मानसिक रुग्णता का अभिलक्षण क्या है? तो बताएं। ये बोला है कि स्कूल के अंदर स्टाफ है, उनके अंदर क्या है? मेंटल इलनेस आ गई। तो वो किसके कारण आई है बताओ? वो मूड स्विंगिंग के कारण आई है, कि उनका मन चिड़चिड़ा हो गया, तो उनके अंदर क्या आ गई? मेंटल इलनेस आ गई, कि कोई इसको किसी की बात अच्छी ना लगी। ये क्या है? थोड़े टाइम के लिए होती है मूड स्विंगिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा? 3। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मेगा सेफली से क्या अभिप्राय है? मेगा सेफली क्या होता है? ये क्या होता है? इसके अंदर हमारे सिर का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का सिर को चेक करते हैं, जैसे कि पहले भी देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, तो डॉक्टर की बच्चे का क्या है, सिर बड़ा है या फिर क्या है, पहले ही डॉक्टर्स को पता चल जाता है, तो वो ट्रीटमेंट अपना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमोशनल सपोर्ट विल गो ए लॉन्ग वे टू अंडरस्टैंड डैश ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। कि जो इमोशनल सपोर्ट है वो स्कूल में बालक को क्या समझने में हेल्प करेगा? बताएं। इमोशनल सपोर्ट से हम क्या समझ सकते हैं? बताएं। लर्निंग इशू? नहीं, तो वो तो टेस्ट करने के बाद पता लगेगा। पर्सनल प्रॉब्लम? नहीं जी। सोशल प्रॉब्लम क्या है उसका? नहीं, उसका हमें इसके अंदर ही आ जाएगा। पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो भी, सोशल प्रॉब्लम क्या कुछ भी हो, उसका क्या होगा? मेंटल हेल्थ
इश्यूज़ के अंदर कि इमोशनल सहयोग हम बच्चे को करेंगे तो बालकों को हमें समझ सकते हैं कि बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कौन सी समस्या है, कि उसको घर की प्रॉब्लम है, उसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम, या फिर सामाजिक प्रॉब्लम है कोई, तो हमें क्या हेल्प मिलती है, उसकी मेंटल स्टेट का पता चलता है अगर हम उसको इमोशनल सपोर्ट करते हैं तो। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इन स्कूल इज़, स्कूलों में आंकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है? आप बताएं। स्कूल के अंदर आपको असेसमेंट करना है तो वो हम क्यों करते हैं? बच्चे के एटीट्यूड को जानना है ओनली, ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन करना है ओनली। अधिगम स्तरों की जांच करना और उपचार करना, उपचार नहीं करना। हमें क्या करना है, बच्चे की सब्जेक्ट की नॉलेज को चेक करना है कि बच्चे को कितना समझ आया असेसमेंट के अंदर। ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन तो आप इसके अंदर टेस्ट लेके करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो मेन पर्पज क्या है आपका असेसमेंट करने का? टू मेजर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की आप अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे कितना बच्चे को समझ आया है सब्जेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज जनरली एक्सेप्टेड इन स्कूल्स, स्कूलों के अंदर जो आपकी लीडरशिप स्टाइल होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है, हमारे कल भी बताया था हमने, ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप, ये सबसे अच्छी होती है। ऑथोरिटेटिव इसके अंदर तो एक ही चलती है, नहीं। डेमोक्रेटिक नहीं जी। सर्वेंट नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? थर्ड। स्कूल के अंदर समय सामग्री की सारणी की क्या भूमिका है? स्कूल के अंदर टाइम टेबल की क्या भूमिका है, बताएं। ताकि हम सभी जो वांछित कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित कर सकें, सही ढंग से सीक्वेंस में हम पूरा कर सकें। स्कूल में टाइम टेबल तब बनाते हैं ताकि हम चीज़ों को सीक्वेंस में पूरा कर सकें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल इन स्कूल मेक्स एफिशिएंट लीडर, स्कूल में जो आपका प्रिंसिपल है उसके अंदर कौन सा गुण आना चाहिए जिससे वो क्या हो जाए, एफिशिएंट लीडर बन जाए? तो बताएं कौन सा गुण आना चाहिए एफिशिएंट लीडर के लिए? सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है आपका फ्यूचर विजन। इसके अंदर ही सारी चीज़ें आ जाएंगी फ्यूचर विजन की, आप दूर का सोच सकें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, ब्रॉड थिंकिंग कर सकें। ये क्या है हमारे एफिशिएंट लीडर की जो विशेषताएं हैं। स्कूल में निर्देशात्मक नेता निम्नलिखित में से क्या आदेश देता है? निर्देशात्मक नेता जो होता है वो ये बोलेगा कि आपको ये करना है, ऑर्डर देगा ओनली। तो इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करें। तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। विद्यालय में संस्थानिक योजना से आपका क्या तात्पर्य है, बताएं। जो आपका इंस्टीट्यूशनल प्लान होता है उससे आप क्या समझते हैं? इंस्टीट्यूशनल प्लान जो होता है इसके अंदर हम देखेंगे कि ओवरऑल स्कूल का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। स्कूल का इट इज़ पर्सपेक्टिव प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूशनल प्लान ऑफ इन स्कूल, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको खेल कूद की एक्टिविटी पर ही ध्यान देना है या फिर शिक्षक की नियुक्ति की योजना बनानी है, ये तो आपका काम है ही नहीं। गवर्नमेंट का है कि शिक्षकों की नियुक्ति करना या फिर आपको स्कूल के लिए फंड प्रोवाइड करना, फंड भी आगे से आता है। स्कूलों के अंदर असेंबली होती है ना सुबह सुबह, तो उसका क्या उद्देश्य है, क्यों करवाते हैं? कि ताकि बच्चे प्रार्थना कर सकें, एकाग्रता हो जाए बच्चे की, स्कूल से संबंधित सूचना दी जाए? नहीं। तो क्यों वो करवाते हैं? ताकि बच्चा आत्म अनुशासन को बढ़ावा दे, जिससे बच्चे के अंदर एथिक्स आए, जिससे बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ सभी बच्चे एक दूसरे की भावना विचारों को सामने प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। तो क्या आएगा, आत्म अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो विद्यालय विकास योजना का उद्देश्य क्या है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्यों करवाते हैं, बताएं। स्कूल डेवलपमेंट प्लान कराने का क्या उद्देश्य है? कि ओनली आप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, स्कूल की बिल्डिंग बनवा दी और बात ख़त्म? नहीं।
टू मेक प्रोविजन फॉर एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों का प्रावधान करें। नहीं जी, करना है लेकिन सारा नहीं है ना फिर ये। टू केटर टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की आवश्यकता की हाँ पूर्ति तो करनी है, लेकिन ये ओनली यही नहीं है ना। ब्रॉड आपका ये बनेगा ऑप्शन। टू क्रिएट हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन स्कूल, कि आप स्कूल के अंदर जो है स्वस्थ संगठनात्मक माहौल तैयार करें। विद्यालय विकास योजना का क्या उद्देश्य है? आप स्कूल के अंदर स्वस्थ संगठनात्मक माहौल तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, स्कूल में पीटीए का क्या कार्य है? जो आपकी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है उसका क्या कार्य है? कि आप फंड्स दें, समाज सेवा तो करनी नहीं है, इधर स्कूल का छिद्रान्वेषण भी नहीं करना। आप क्या करते हैं, सहभागी उपागम का कार्य है ये, ताकि सभी आपस में मिलजुल कर रहें, सभी को बात पता चले बालक के बारे में कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, सभी आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पेयरिंग नेबरहुड स्कूल, कि पास में दो, एक ये स्कूल हो गया एक ये स्कूल है, ठीक है, उन दोनों का आपस में क्या लाभ है, क्या लाभ होगा कि वो शेयर कर सकें और एक्सचेंज कर सकें रिसोर्सेज को, शेयरिंग और रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, कल भी आया था ये। शिक्षा का मुख्य प्रयोजन क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपका? स्व रूपांतरण, यानी कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। आपने ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद आप खुद पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप हर जो भी सिचुएशन आएगी उसको आप इजीली फेस कर सकें और उसमें आप माहौल के अंदर एडजस्ट हो सकें। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेल्फ रूपांतरण, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। बताएं NEP 2020 का डिज़ाइन क्या है, करिकुलम डिज़ाइन क्या होगा आपका? 5 3 स्क्वायर 4, आपको कल बताया था ना, 5 3 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, NEP 2020 में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में किस बात पर बल दिया गया? प्राथमिक शिक्षा के अंदर आपको बताया गया कि आप FLN को क्या करना है, आपको FLN पर फोकस किया है कि आप 2025 तक FLN बच्चों के अंदर अप्लाई करें। सभी बच्चों को भाषा और संख्या का ज्ञान आना चाहिए। तो क्या है, 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना, इस बात पर बल दिया है NEP 2020 ने प्राथमिक शिक्षा के ऊपर। NCF 2025 मेनली फोकस्ड ऑन, किसके ऊपर फोकस करता है NCF 2005? ये कहता है कि स्कूली शिक्षा को आप बाहर की लाइफ से जोड़ें, ज्ञान को जो है जीवन से जोड़ें। आप क्लास में बुक से ना पढ़ाएं, बल्कि बाहर का जो नॉलेज है उसको बच्चों के साथ कनेक्ट करें। आप बताएं कि RT एक्ट 2009 नो डिटेंशन पॉलिसी कौन सी क्लास तक लागू थी? ये 8वीं क्लास तक लागू है कि क्लास 8 तक कोई भी बच्चा को फेल नहीं किया जाएगा। और ये कौन सी धारा थी आपकी? धारा नंबर 16, नो डिटेंशन पॉलिसी। RT एक्ट के अकॉर्डिंग आपको वीक के अंदर आवर बताने हैं, कितने आवर टीचर को क्या करना है, शिक्षण कार्य करना है। तो वो क्या आपका 45 घंटे, 45 घंटे टीचर को जो है एक वीक के अंदर काम करना ही करना है शिक्षण का। बाल केंद्रित शिक्षा किसने दी थी? ये दी थी जॉन डीवी ने, कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर आप बालक की रुचि, क्षमता और उसकी योग्यता के हिसाब से बच्चे को एजुकेशन दें, जिससे बच्चे को समझ आए। आप बताएं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की अध्यक्ष कौन है? तो कौन है ये? SM सैडलर। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये।
पाठ्यचर्या का मुख्य सिद्धांत क्या है? पाठ्यचर्या का मुख्य सिद्धांत बनता है लचीलेपन का सिद्धांत, कि जहाँ पर आपको इस टाइम पर ये है कि आपको अभी पंजाब में और हरियाणा में बाढ़ आई हुई है, तो आप बाढ़ का टॉपिक यानी कि वाटर का टॉपिक और ऐड कर सकें, ताकि आप टाइम के अकॉर्डिंग जो आपकी करिकुलम है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका रिजिड नहीं होना चाहिए। तो सबसे मुख्य बात यही है आपका लचीलेपन का सिद्धांत। आप टाइम सिचुएशन के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकें। प्रोहिबिशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ आरटी एक्ट 2009? तो बताएं। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का प्रावधान, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का प्रतिषेध कौन से आर्टिकल में किया गया है, किस धारा में है? वो आएगा आपका आर्टिकल नंबर 19। 21 के अंदर आपका आता है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और आपका सेक्शन 19 के अंदर आएगा विद्यालय के भवनों के मानक पर, जैसे कि जो मानक दिए गए हैं उसको आपको पूरा करना है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ धारा 17 की, सेक्शन 17 के अंदर आपका आएगा खतरा, यानी कि बालक को, सेक्शन 17 की बात करूं तो खतरा से आप याद रखें, बालक को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना आपको। और धारा 18 की बात करूं तो मान्यता स्कूल जिन मतलब कि जो मान्यता जिन स्कूलों को नहीं मिली है, उसके बाद भी वो स्कूल चला रहे हैं, तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर वो फिर भी जारी रखते हैं तो प्रतिदिन उसको 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे। और धारा 16 की बात करूं मैं, नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि क्लास 8 तक 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। और धारा 14 की बात करूं तो अगर किसी बालक के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको आप इनकार नहीं कर सकते एडमिशन लेने के लिए। वो आपको आंगनबाड़ी का अभिलेख दिखा सकता है, या फिर अभिभावक या फिर उसके माता पिता आपके सामने शपथ ले सकते हैं कि इसकी एज ये हुई है। और धारा 15 आपके सामने बात करती है, अगर आपकी एडमिशन लेने की तारीख भी निकल जाए तो आप 6 महीने के अंदर आप बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवा सकते हैं। ठीक है। और धारा 13 की मैं बात करूं तो इसके अंदर कोई भी स्कूल के अंदर कोई भी कैपिटेशन फ़ीस नहीं लगेगी, यानी कि कोई भी आपके बच्चे का प्रवेश परीक्षा है उसकी फ़ीस नहीं लगेगी, और ना ही उसका इंटरव्यू हो सकता है, ना ही उसका टेस्ट ले सकते हैं। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसको 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है। और धारा 12 की अगर मैं बात करूं तो 12 में क्या आएगा, अगर जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके अंदर आपको जो भी दुर्बल वर्ग के और अलाभित जो भी समूह के बालक हैं उनको 25 रिजर्वेशन मिलेगा। धारा 12 के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर 25% का रिजर्वेशन है एससी कैटेगरी के, और जो भी जिसको लाभ मिलता है, जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको 25% उनकी सीट रिजर्व होती है। ठीक है। और अगर मैं धारा 20 की बात करूं, 19 भी हो गया ना हमारा, हाँ धारा 19 हो गया, जिसके अंदर ये था आपका विद्यालय से संबंधित। धारा 20 के अंदर क्या है, अगर केंद्र सरकार जब चाहे इसमें क्या कर सकती है, वो संशोधन कर सकती है, संशोधन। ठीक है। और धारा 22 बात करती है विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। और धारा 24 बात करती है शिक्षकों की कर्तव्य की, किस समय पर उपस्थित रहें, वो पाठ्यक्रम को टाइम पर पूरा करवाएं। और धारा 25 बात करती है आपकी छात्र शिक्षक के अनुपात की, कि बच्चों का क्या अनुपात रहेगा। और धारा 26 बात करेगी कि 10% से अधिक शिक्षकों के स्कूल के अंदर खाली पद नहीं होने चाहिए, धारा 26।
और धारा 27 बात करेगी कि टीचर की ड्यूटी मतगणना यानी कि चुनाव, जनगणना और आपदा प्रबंधन, इन तीनों के अलावा किसी भी कार्य में नहीं लग सकती। कौन कौन से हैं? टीचर की ड्यूटी मतगणना, जनगणना और आपदा के अंदर। और धारा 28 बात करती है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। धारा 28 किसकी बात करती है? कोई भी टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने 60 क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया है। तो आप एक बार क्विक रिवीजन ज़रूर करें। ओके, तो आज हमारी कौन सी क्लास थी? हमारी मैराथन नंबर 2 थी, जिसके अंदर हमने बड़े ही सरल भाषा में इन क्वेश्चंस को समझा है। तो आप बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। तो ये क्लास सभी के लिए यूज़फुल है, जहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और प्रोफेशनल एबिलिटी आपका सब्जेक्ट आता है। तो ओके।